हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? इट्स मी प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम है केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, आज दोबारा से हम प्रीसीडिंग चैप्टर जो हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इसके बहुत सारे टॉपिक्स हमारे अभी रह गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो आज हम टॉपिक चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आज इसमें हम काम करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ जिसमें आपकी एनसीईआरटी का भी पार्ट है और जिसमें आपके कुछ मैंने जो ऐड करा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं। देखो आउट ब्रीडिंग होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं आउट ब्रीडिंग क्या होता है। देखो, हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम इनब्रीडिंग डिवाइसेस बोलेंगे। ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को हम इनब्रीडिंग डिवाइसेस का नाम दे सकते हैं। ऐसे ही जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें हम कुछ जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या काम करती हैं, ताकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको हम इन्हांस करवा सकें। ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। प्लांट्स हैव मैनी मैकेनिज्म एंड डिवाइसेस दैट मे एम्प्लॉय टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। चलो मैं बता देती हूँ उसको एक बार। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन को जो प्रमोट करते हैं, ऐसे पॉलिनेशन को या ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। लेट अस लुक एट ए फ्यू ऑफ दैन द फॉलोइंग सेगमेंट। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है जिससे हम आउट ब्रीडिंग या जो पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन को करवा सकें। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है दैट इज़ यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो अलग होगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो अलग होगा। दैट मीन्स इज द यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, यानी ये कैसा प्लांट है, फीमेल प्लांट अलग होगा और मेल प्लांट अलग होगा। सपोज करो दिस इज एंथर पार्ट, इट इज एंड्रोशियम एंड दिस इज, ठीक है, फीमेल पार्ट। यानी जो स्टिग्मा होंगे और जो पॉलन एंथर होगा या पॉलन ग्रेन है वो अलग अलग सेपरेट प्लांट होगा। प्लांट नंबर 1 एंड प्लांट नंबर 2। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन इनहेंस करवाने के लिए सबसे जरूरी है कि वो प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर एंड इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बच्चों जो मोनोशियस प्लांट हो, यानी जिसमें जो मेल और फीमेल हो एक ही के अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर्माफ्रोडाइट प्लांट या फिर जिसमें मेल फीमेल एक ही प्लांट में ना हो। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायोसिज्म, यानी इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं डायोसिज्म। क्लियर? उसके बाद दूसरा पढ़ लेते हैं डाइकोगैमी क्या होता है। डाई मीन्स दो, को मतलब दो, गैमीट। अब देख लेते हैं इन दिस मैकेनिज्म द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। क्रॉस पॉलिनेशन को हम ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने का काम करेंगे। जैसे सपोज करो एक एंथर पार्ट है और एक स्टिग्मा पार्ट है और इनके मैच्योर होने की जो टाइमिंग है, अगर वो अलग अलग हो जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पे एंथर रिलीज होता है तब तक जो स्टिग्मा है वो इमेच्योर है, रिसेप्टिव नहीं है पॉलन ग्रेन के लिए। ठीक है, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। इस मैकेनिज्म में स्टिग्मा और एंथर जो है दोनों ही अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। डिपेंडिंग ऑन हु मैच्योर फर्स्ट, डाइकोगैमी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। डाइकोगैमी के बेसिस पे भी जो प्रोसेस है वो दो तरह का होगा। ठीक है, जिसमें एंथर अलग स्टेज पे मैच्योर होगा या पहले मैच्योर होगा, और एक में जो स्टिग्मा है वो पहले या बाद में मैच्योर होगी। किससे? पॉलन ग्रेन से। ठीक है, तो सबसे देख लो प्रोटैंड्री, प्रोटा एंड्री, प्रो मीन्स पहले, फर्स्ट,
प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, और एंड्रोशियम, क्लियर। यानी प्रोटेंड्री ऐसा प्रोसेस है, इस तरह का पॉलिनेशन है जिसमें एंड्रोशियम मैच्योर होता है अर्लियर देन गाइनोशियम, यानी गाइनोशियम से पहले जो एंथर पार्ट है वो रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन को, ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। और एग्जाम्पल है मेज प्लांट, ठीक है, मेज प्लांट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है प्रोटोगाइनी, प्रोटो मतलब गाइनोशियम जो है वो पहले। इन दिस टाइप द गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन द एंड्रोशियम। इस वाली जो ब्रीडिंग होगी इसमें क्या होगा, जो इस वाला ये जो प्रोसेस है इसमें एंड्रोशियम जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगी एज कंपेरेटिव टू मेल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, हर्कोगैमी क्या होता है। दिस इज अ नेम गिवन टू ए कंडीशन वेयर देयर इज ए नेचुरल फिजिकल बैरियर दैट prevent the pollen of the same flower from the entering the ovary। सपोज करो, हाँ पेन चेंज कर लेते हैं। देखो ये एंथर पार्ट हो गया, ठीक है, इधर भी एंथर पार्ट हुआ, क्लियर, और यहाँ पे हुआ स्टिग्मा। ये बात हो रही है मोनोशियस प्लांट की, ठीक है, मोनोशियस प्लांट है, सेम प्लांट, क्लियर। इसी सेम प्लांट में एंथर भी है जो रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन को, क्लियर, पोलन ग्रेन, क्लियर। और ये कहाँ लैंड करने वाले हैं, ये लैंड करने वाले हैं स्टिग्मा पे। तो हर्कोगैमी में क्या होता है, कुछ नेचुरल बैरियर ऐसे होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं पोलन ग्रेन की एंट्री ताकि स्टिग्मा पे ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है ताकि जो एंट्री है वो पोलन ग्रेन की ना हो, नेचुरल फिजिकल बैरियर। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी, क्लियर बच्चों। तो हर्कोगैमी समझ में आ गई कि कोई भी ऐसा नेचुरल बैरियर जिसकी वजह से पोलन ग्रेन खुद ही जो उस प्लांट की स्टिग्मा पे लैंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है जो पोलन ग्रेन है वो स्टेराइल हो, उसके पास जो है जनरेटिव सेल्स ना हो, ठीक है, या फिर वो फर्टिलाइजेशन ना करवा पाए, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इन दिस कंडीशन देयर इज अ जीन दैट रिकॉग्नाइज द सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलाउ the pollen grain to germinate। This is due to the self-sterile gene present in the ovule and the grain। देखो इसमें एक बहुत काम की बात है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक जीन, ठीक है, कौन होता है, जीन। देखो सेल्फ स्टेरिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पोलन ग्रेन का जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो क्या करता है, द रिकॉग्नाइज सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलाउ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। यानी जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या काम करती है, उसका पर्टिकुलर जीन जो है रिकॉग्नाइज करता है पोलन ग्रेन के जीन को, ठीक है भाई। स्टिग्मा क्या काम करते हैं कि पहचानने का काम करती है कि कौन सा जो पोलन ग्रेन है वो उसके लिए बेटर है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन के जो ये जो जीन की मैचिंग हो रही है, जो स्टिग्मा का जीन है या फिर जो पोलन ग्रेन का जीन है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। जब जर्मिनेट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई सीड या फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो प्रेजेंट इन द ओव्यूल एंड द ग्रेन, यानी ओव्यूल का जो जीन है जो एग सेल में प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन से जो जीन है वो आपस में क्या है, सेल्फ स्टेराइल है। इसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा पोलन ग्रेन नॉट जर्मिनेटेड ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल प्रोमोट आउट क्रॉसिंग। क्लियर है बच्चों, इस इमेज में देख लो, ये यहाँ से अगर हम बात करें ऐसे पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, ठीक है, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये पोलन ग्रेन के जो जीन हैं वो दोनों अलग अलग हैं जिससे कि जर्मिनेशन होगा। अगर यहाँ पे देख लें S3 S1 और यहाँ पे S1 S2 S2 S1 और S1 S2। बाकी इस डायग्राम को हम थोड़ा लेटर ऑन करेंगे। तो सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में बता देती हूँ कि जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है, और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन उसके बाद हो गया। देखो और ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए। देखो हेट्रोस्टाइली इन सम प्लांट लाइक द ऑक्सैलिस द स्टिग्मा एंड द एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल। क्रॉस पॉलिनेशन को और कौन रोक रहा है? जिसके लिए सबसे पहले अगर स्टिग्मा और एंथर डिफरेंट लेवल पे हो, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे हो तो वहाँ पर भी क्या नहीं होगा? पॉलिनेशन। और इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस प्लांट में, वो डिफरेंट प्लेसेस पे होंगे। दिस प्रिवेंट द पॉलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड द पॉलिनेटिंग इट। वहाँ तक पॉलन ग्रेन जो है वो नहीं पहुँचेगा और पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद पोलन प्रीपोटेंसी। पोलन प्रीपोटेंसी में क्या होता है? द मैकेनिज्म द पोलन ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर जर्मिनेट फास्टर देन ऑफ द सेम फ्लावर दस द प्रिवेंटिंग ऑटोगैमी। सपोज करो दो फ्लावर हैं, इसको समझा देती हूँ एक बार। पोलन प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी, पोलन प्रीपोटेंसी क्या होता है? दिस इज एंथर, ठीक है, और यहाँ पे ही अगर हम स्टिग्मा बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का, ये सेम प्लांट है और यहाँ पे ठीक है, ये प्लांट 1 है, प्लांट 1 एंड दैट इज प्लांट 2। तो बच्चों पोलन प्रीपोटेंसी का मतलब है कि अगर यही पोलन ग्रेन सेम इस पे आके लैंड करेंगे, ठीक है, तो जो जर्मिनेशन होगा वो स्लो होगा। ठीक है, अगर ये पोलन, ये वाले पोलन इस वाले स्टिग्मा पे आते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन का जो लैंडिंग हुआ है इस वाले स्टिग्मा पे, तो जर्मिनेशन जो है वो फास्टर होगा। ठीक है, तो अगर सेम प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, जर्मिनेशन स्लो होगा, फर्टिलाइजेशन स्लो होगा। अगर दूसरा प्लांट है तो एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा, तो इस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन होगा वो फास्टर होगा। क्लियर है? तो ये समझ गए। और इससे क्या होगी? ऑटोगैमी प्रिवेंट होगी। ऑटोगैमी हमने पढ़ी थी कि अगर सेम प्लांट में सेम फ्लावर के बीच ही हो रही है एक ही प्लांट के अंदर, तो वो ऑटोगैमी होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, कॉमन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होगी, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी। क्लियर? ये देखो डायग्राम देख लो उसके, प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में क्या था कि पहले एंड्रोशियम बन रहा है, एक मिनट देख लो। प्रोटोएंड्री में क्या है? एग्जाम्पल है क्लेरोडेंड्रम। ठीक है, क्लेरोडेंड्रम में क्या है? सबसे पहले देखो स्टेमन जो है वो बढ़िया से मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन इसमें स्टाइल जो है वो मतलब जो अच्छे से ओवरी है या जो पिस्टिल फॉर्मेशन है वो नहीं बनी है। दूसरे डायग्राम में देख लो प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में इसमें देख लो स्टिग्मा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? और इसमें स्टेमन जो है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। स्क्रोफिलेरिया, ठीक है, स्क्रोफिलेरिया इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? दोनों एग्जाम्पल हो गए इसके। पोलन प्रीपोटेंसी हो गया, हर्कोगैमी हो गया। ठीक है, हर्कोगैमी देख लो, जो पोजीशन देख लो भाई। देखो इसमें जो पॉलिनेशन होगा उसके लिए क्या होगा? क्या ये पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन है। इसमें जो पॉलिनेशन है वो क्या है? जो लेवल है स्टिग्मा का और पोलन ग्रेन का, वो ओवरी से ऊपर जा रहे हैं, तो पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होकर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है इस तरह के पॉलिनेशन के चांसेस जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये टाइप ऑफ हर्कोगैमी हो गई, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है, वो किस लेवल पे, किस प्लेस पे वो हो रहे हैं। ठीक है, यानी अगर एंथर ज़्यादा
एंथर छोटा है तो यहाँ तक ओवरी तक नहीं पहुँच पाएंगे पोलन ग्रेन। अगर एंथर का जो साइज है वो बड़ा है एज कम्पेरेटिव टू स्टिग्मा, तो पोलन ग्रेन जो है वो भी ऊपर ऊपर की तरफ रहेंगे, और ये एक बेस्ट पोजीशन होती है लैंडिंग के लिए। क्लियर? ये हो गए हमारे टाइप्स हो गए, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, अच्छा एक बार हम इसकी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइन, क्योंकि चाहे कुछ भी एनसीईआरटी की लाइन जो है वो मस्ट है रीड करनी। उसमें देख लेते हैं क्या कहते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये कह रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है कि जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, सबसे पहले ये लाइन है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें कैसे प्लांट होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी मोनोशियस प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल एक साथ होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट होंगे और वो आपस में कॉन्टैक्ट होता है स्टिग्मा का और सेम फ्लावर पे, ठीक है, सेम फ्लावर पे। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इस लाइन का मतलब समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। सपोज करो सेल्फ पॉलिनेशन हुए जा रहा है तो उसमें जो भी एक खराब सीड है, जो भी एक अनहेल्दी पौधा है, तो वही जीन जो है वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एक टाइम क्या होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगी, कोई भी वेरिएशन उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उस जनरेशन के लिए एक हेल्दी साइन या सिंबल नहीं है, तो ये होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें हमें सेल्फ पॉलिनेशन को डिक्रीज करना है ताकि कोई अनहेल्दी जीन जो है वो आगे ना जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन यूज़ करते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम एज ए आउटब्रीड डिवाइस बोल सकते हैं। क्लियर? उसमें डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन इन सम स्पीसीज, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइजेशन। वही जो हमने पढ़ा था हर्कोगैमी क्या होता है कि यानी एक टाइम पे पोलन मेच्योर होता है तो उस टाइम स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव नहीं होते पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे क्या होता है? तालमेल जो है वो उन दोनों का सही नहीं बैठता है। तालमेल मतलब दोनों एक टाइम पे मेच्योर नहीं होते। भाई एक टाइम पे मेच्योर होंगे, सेम पोजीशन होगी, ठीक है, अलग अलग फ्लावरिंग होंगी तो ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बढ़िया से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन उनका सिंक्रोनाइजेशन जो तालमेल है वो नहीं होगा। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। वही है कि अगर एंथर पहले रिलीज हो रहा है तो उस टाइम पे एंथर रिलीज कर रहा है पोलन ग्रेन को, तो उस टाइम पे क्या होता है? स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है। मतलब रिसेप्टिव का मतलब है कि वो तैयार नहीं हुए पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, या फिर वो मेच्योर नहीं हुई है। क्लियर? उसके बाद इन सम स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन एंड सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दूसरी बात करते हैं लेवल की, कि जो स्टिग्मा का लेवल है वो अलग है। कुछ स्टिग्मा छोटी है तो एंथर लॉन्ग है, एंथर छोटा है तो स्टिग्मा लॉन्ग है, तो इसी वजह से भी पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग टू सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, यानी जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन आ रही है उनको रिसीव ही नहीं करती, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो सेल्फ इनकम्पेटिबल है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। इस लाइन का मतलब है कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है कि कैसे हमको पोलन ग्रेन की जो एंट्री हुई है स्टिग्मा तक, कैसे उसको रोकना है, या पोलन ट्यूब में अगर रिलीज है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स का जो कि मेल गैमेट रखते हैं अपने अंदर, उनको हमें कैसे रोकना है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। क्लियर? अनदर डिवाइस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी जो प्लांट है वो कैसे होनी चाहिए? यूनिसेक्सुअल होने चाहिए।
अगर बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट पे, जैसे कैस्टर पे और मेज पे, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कैस्टर और मेज पे होंगे तो मोनोशियस होंगे और इनसे प्रिवेंट होगी ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी, ठीक है। बहुत सारी सेवरल स्पीसीज ऐसी होती हैं, जैसे पपाया है, ठीक है। तो पपाया में मेल और फीमेल जो फ्लावर होंगे वो प्रेजेंट होंगे डिफरेंट प्लांट पे, ठीक है। डिफरेंट प्लांट पे होंगे पपाया में। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, तो उसमें जो प्लांट होंगे वो डायोसी होंगे, या तो वो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा। तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन होता है, ऑटोगैमी या फिर जिटेनोगैमी। तो वही सब सारी चीज़ें हैं जो हमने उसमें पढ़ाया, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, भाई नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या, कहना क्या चाहता है, ठीक है। पोलन दैट कम्स फ्रॉम द एंथर पार्ट एंड पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो अब क्या होना है, जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ रहे हैं तो इनकी स्टिग्मा से कहाँ तक के, ओव्यूल तक के जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन एक बार देख लेते हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same, of the same species as the stigma। इस लाइन का मतलब है कि पोलिनेशन हमेशा ये गारंटी नहीं देता कि राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। बहुत सारे अनवांटेड या अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन होते हैं जो हवा में फैले रहते हैं, वो भी आके स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि कंपेटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज, ऐसा जरूरी नहीं कि जो उसके लिए कंपेटिबल हो वही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करे, क्लियर है। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और द सेम प्लांट इफ इट इज नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन हैं जो सेल्फ स्टेराइल होते हैं, जो अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, रॉन्ग टाइप पोलन है स्टिग्मा के लिए, वो भी आके लैंड कर जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो लैंड द pistil has the ability to recognize the pollen whether it is the right type or the wrong type or incompetent। तो जैसे फीमेल को एक सेंस होती है ना कि हु इज़ बेटर फॉर मी, हु इज़ नॉट बेटर फॉर मी। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, अगर शादी का ये एक डिसीजन मान लूँ तो हम ना ये देख के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं बिहेवियरल से, ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स, कैरेक्टर्स बोल सकते हैं जिनको हम देख के पता कर सकते हैं कि भाई ये हमारे मैरिजेबल, हमारी इसके साथ सही रहेगी या हम नहीं रहेंगे सही। तो ऐसे ही जो पिस्टिल होती हैं, पिस्टिल भी ऐसी नोटिसेबल चीज़ें होती हैं जो कि वो नोटिस कर लेती है कि कौन सा पॉलन उसके लिए अच्छा है, राइट टाइप है और कंपेटिबल है, और कौन उसके लिए इनकम्पेटिबल है और रॉन्ग टाइप है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है, यानी शादी का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है। और अगर वो फिर उसके बाद शादी का प्रोसेस एक्सेप्ट होगा तो फर्दर प्रोसेस होगा, आगे का प्रोसेस होगा। ऐसे ही अगर पिस्टिल जो है वो रिसीव करती है पोलन ग्रेन को तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, ठीक है, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे ही अगर वो पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो जो पिस्टिल होती है वो उसको रिजेक्ट करती है कि नहीं भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मुझे तुम्हारा पॉलन ग्रेन नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो है रिजेक्शन हो जाता है, क्लियर। उसके बाद तो पोलन ट्यूब की जो है ग्रोथ है वो नहीं होगी, क्लियर। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन द रिजल्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल। और ये जो प्रोसेस है एक्सेप्टेंस का और रिजेक्शन का, ये कॉन्टिन्यू रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है। रिजेक्शन का जो पिस्टल है वो पहचान करती रहती है, ठीक है। उसके बाद है दिस dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। और ये जो उसकी रिकॉग्निशन एबिलिटी होती है स्टिग्मा की या पिस्टिल की,
कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, जो उसको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हु इज कंपेटिबल फॉर द स्टिग्मा एंड हु इज नॉट कंपेटिबल। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं? बाय केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल कंपोनेंट जो है वो रिलीज होंगे। क्लियर? उसके बाद है इट इज ओनली इन recent year that botanists have been able to identify some of the pollen pistil component and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection। वही है सेम कि ये सिर्फ एक बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इसमें पोलन पिस्टिल का रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस जो है वो चलता रहता है। एज मैंशन अर्लियर, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। ऐसे ही फिर क्या होगा, जब पोलन जो स्टिग्मा है वो रिसीव करेगी पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन जब रिसीव होंगे उसके लिए कंपेटिबल होंगे तब वो पोलन ट्यूब बनाएगी, ठीक है। और पोलन ट्यूब क्या होगी, पोलन ट्यूब में मेल गैमेटोफाइट होते हैं। क्लियर है? और उसके बाद वहाँ से क्या होगा, जर्म पोर के थ्रू वो रिलीज होंगे। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ गए कहाँ गए, ठीक है। जो कंटेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे ओव्यूल में, ठीक है। तो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। बाकी एक बार एनसीईआरटी में देख लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो वही सेम सारी चीज़ें हैं कि पोलन ट्यूब कैसे ग्रो हो रही है। भाई सबसे पहले हमने पोलन पढ़ ली, स्टिग्मा पढ़ ली, लेकिन पोलन ट्यूब कैसे बन रही है वो अब हमको देखना है। वही मेन पार्ट होता है, ताकि जो मेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ तक पहुँच जाए, ओव्यूल तक पहुँच जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्या है, इसमें मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। देखो, irrespective of the place of entry of the pollen tube into the ovule, the tube invariably enter the embryo sac at the micropylar and by degenerating synergid cells। ये भी आगे का पार्ट है कि जब ओव्यूल तक पहुंचती है पोलन ट्यूब तो कैसे कैसे सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट होती हैं। तो एक बार हम ना स्टेप पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे पोलन ग्रेन या पोलन पिस्टिल की इंटरेक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले द ग्रुप ऑफ इवेंट दैट अकर फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन। सबसे पहली लाइन है कि पोलन ग्रेन के डिपोजिशन होने तक स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को, जहाँ तक कि पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाए, ओव्यूल बनने, ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। पोलन आया, स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुआ, उसके बाद पोलन ट्यूब बनी, उसकी एंट्री जो है वो माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल तक गई। इस पूरे प्रोसेस को हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पोलन है वो सेम स्पीसीज का है या फिर डिफरेंट स्पीसीज का है, क्योंकि हमने पहले बताते हैं जो स्टिग्मा होती है उसकी एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करती है, वो पहचानती है कुछ केमिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से हु इज कंपेटिबल एंड हु इज नॉट कंपेटिबल फॉर इट, ठीक है। तीसरा, जो पिस्टिल है, पिस्टिल हैज द पावर टू रिकॉग्नाइज, वही हमने भी लाइन पढ़ लिया कि राइट टाइप और रॉन्ग टाइप कौन सा है। अगर रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन फॉलोड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो रिलीज होते हैं स्टिग्मा पे जब वो आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा पोलन ग्रेन जो है मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। तो कौन है? बोरॉन, इनोसिटॉल एंड सुक्रोज, ठीक है, ये सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिकॉग्निशन होती है एक बढ़िया पोलन ग्रेन, करेक्ट पॉलिनेशन उसको मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होते हैं जहाँ पे उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द कंपेटिबल पोलन ग्रेन रीच द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल बाय द एक्ट ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद कार्पेल की हेल्प से वो पोलन ग्रेन पहुँचेंगे स्टिग्मा तक। क्लियर?
स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद उसके बाद देखो द कंपेटिबल पोलन ग्रेन पहुंच गए हैं रिसेप्टिव, जिसको हम पॉलिनेशन बोलेंगे। द कंपेटिबल पोलन कैन एब्जॉर्ब वाटर। अब क्या होगा, वो पोलन ग्रेन आए तो हैं स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा के सरफेस पे उनको क्या मिलेगा, स्टिग्मा के सरफेस से जितना भी न्यूट्रिशन है या जो वाटर है जो उनके लिए रिक्वायर्ड है वो वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखा देती हूँ, देखो सपोज करो दिस इज, अरे ये स्टिग्मा है, ठीक है, कुछ इस शेप का, और पोलन ग्रेन आए हैं, तो पोलन ग्रेन इसकी सरफेस पे लैंड करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी क्या होगा, वाटर होगा या फिर न्यूट्रिएंट होगा जो कि पोलन ग्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसको यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा की सरफेस तक पहुँचेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया वाटर। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है चलो, उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ तक आए थे हम, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब। उसके बाद दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब रीचेज द ओवरी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है वहाँ पे पोलन ट्यूब की वो धीरे धीरे जर्मिनेट होना शुरू होता है, एंट्री करता है नीचे की तरफ स्टाइल में। इफ़ द पोलन ग्रेन shed at 3 celled stage the pollen tube carries 2 male gamete from the beginning। अब मैंने बताया था कि जो पोलन ग्रेन होता है वो ज़्यादातर प्लांट में 3 सेल्ड होता है, ठीक है, और 2 सेल्ड भी होता है। 2 सेल्ड का मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं तब उसमें 2 मेल गैमेटोफाइट भी हो सकते हैं और उसके अंदर 1 मेल गैमेटोफाइट भी होता है। एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, चलो एक बार बता देती हूँ उसको थोड़ा। चलो सपोज करो ये पोलन ट्यूब है, एक वेजिटेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव सेल। दिस इज वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये होती है हमारी जनरेटिव सेल जो कि कैरी करती है मेल गैमेटोफाइट को, क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पहले से ही 1 सेल होती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें 2 सेल होती है। सपोज करो इसमें 1 सेल है, ठीक है, 1 सेल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कैसे 2 शेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। अगर कुछ पोलन ग्रेन इस तरह के हैं, ये हमारी चलो इसको जनरेटिव सेल बोल देते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है। अगर ये 2 हैं, क्लियर, और एक इसमें वेजिटेटिव सेल है, तो ये होगी हमारी 3 शेल्ड स्टेज। क्लियर है बच्चों? तो ये डिपेंड करता है कि जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसके अंदर 2 सेल हैं या फिर 3 सेल है। अगर 2 सेल है तो उसको एक और डिवीजन करना पड़ेगा, मेल गैमेटोफाइट एक और बनाने के लिए, ठीक है। अगर 3 सेल्ड है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिवीजन करने के लिए। क्लियर है? हो गया यहाँ तक, बिगिनिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेल एंड द मे टेक वन ऑफ दीज रूट। उसके बाद वो एंट्री हो गई है पोलन ग्रेन की, कहाँ तक, ओव्यूल तक। तो ओव्यूल तक आने के भी उसके 3 रास्ते हैं, ठीक है। पहला देख लो, इन प्रोटोगैमी इट एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, एग्जाम्पल लिली। अगर पोलन ग्रेन की एंट्री किसके थ्रू हो रही है, माइक्रोपाइल के एंड, जो कि ज़्यादातर प्लांट में जो एंट्री होगी पोलन ग्रेन की वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं, कई बार जो है जो पोलन ग्रेन की एंट्री होती है वो चलेज से होती है, जिसको हम चलेजोगैमी बोलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं जिसमें जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, जो लेयर होती हैं ओव्यूल के बाहर, ठीक है,
उनसे एंट्री हो जाए तो उसको हम मीजोगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री देखनी है कि किस प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन की एंट्री हो रही है। अगर माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू हो रही है तो उसको हम प्रोगैमी बोलेंगे, अगर चेलेजल के थ्रू हो रही है तो वो चेलेजोगैमी होगा, जैसे कैसेओरेनिया, ठीक है, और इसमें प्रोटोगैमी में लिली, ठीक है। मीजोगैमी में एंटर होगी कहाँ से, किसके थ्रू, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, क्लियर, इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। उसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, द ट्यूब इनवेरिएबली एंटर द एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइलर एंड बाय डीजनरेटिंग। चाहे किसी भी पॉइंट से उसकी एंट्री हो रही है, चाहे वो चलेजर से हो रही है, चाहे इंटेग्यूमेंट से, उसको घूम के जाना होता है माइक्रोपाइल से ही, ठीक है। माइक्रोपाइल ही जो मेन रूट होता है एग सेल तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो वहाँ तक ही पहुँच गए और वहाँ पे एम्ब्रियो सैक में पहुँचने के बाद जो माइक्रोपाइलर एंड है, वहाँ पे जो सिनर्जिड सेल्स है, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, वो डीजनरेट हो जाएंगी एंड द फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। और वहाँ पे जहाँ पे एग सेल या सिनर्जिड होते हैं, वहाँ पे होते हैं फिलीफॉर्म apparatus जो कि हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई पोलन ग्रेन यही रास्ता है आपका ओव्यूल तक जाने के लिए। फिलीफॉर्म apparatus का ये काम है। डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार, एक्चुअल में डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो पहले तो एक बार ये रूट देख लो। अगर पोलन ग्रेन की एंट्री कहाँ से हो रही है, डायरेक्ट ये हो रहा पोलन में, ठीक है। पोलन ग्रेन डायरेक्ट पहुँच रहा है माइक्रोपाइल से, तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे चेलेजा होता है, अगर माइक्रोपाइल इधर है, ओपन एंड है, तो उसके ऑपोजिट चेलेजल होगा। तो चेलेजल से हो रही है तो देखो घूम के आ तो फिर भी यहाँ तक ही रहा है माइक्रोपाइल से ही, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चेलोजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री किसी भी तरह से लेयर से हो गई है, इंटेग्यूमेंट से हो गई है, तो वो भी यहाँ तक माइक्रोपाइल तक आएगा, तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। क्लियर है। बाकी डायग्राम और दिखा देती हूँ मैं तुमको, डायग्राम दिखा देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो सबसे पहले ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। यहाँ पे पोलन ग्रेन आए हैं जो कि शुरू हो गए हैं किसमें, स्टिग्मा पे लैंड कर लिया, ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा, पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। अब पोलन ट्यूब जो है वो कैसे ग्रो हो रही है, देखो पोलन ट्यूब कैसे बन रही है, धागे लाइक स्ट्रक्चर, बाल बिखेर के आए हैं पोलन ट्यूब, ठीक है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब की स्ट्रक्चर हो गई ये, कैसे स्टाइल में कैसे ग्रो हो रही है पोलन ट्यूब, ठीक है। तीसरा है एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ द पोलन ट्यूब ग्रोथ। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें देख लो ये पोलन ग्रेन आ गए हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन इसमें कंपेटिबल भी हो सकते हैं, इनकम्पेटिबल भी हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो इसमें सपोज करो ये पोलन आया, ठीक है, ये कंपेटिबल इसने बनाई अपनी पोलन ट्यूब, ठीक है। तो पोलन ट्यूब में भी स्टाइल में भी जो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे लॉन्ग वाइज, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया, जिसको हमें सामने से पूरा प्रोसेस इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन ने धीरे धीरे ट्यूब बना ली, पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कर रही है ओव्यूल तक, ठीक है। पोलन ट्यूब होगी, यहाँ पे ऑपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल होती हैं, बीच में जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गई एग सेल और बीच में होते हैं 2 सिनर्जिड सेल, ठीक है। और ये तीनों मिलके बनाते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और फिलीफॉर्म एपरेटस ही उसको बताएगा पोलन ग्रेन को कि भाई माइक्रोपाइल से ही जाना है, यहीं से ही एंट्री है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। उसके बाद एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। देखो देखो डी पार्ट, ठीक है। एनलार्ज व्यू देख लो, ये पूरी सेंट्रल सेल है, क्लियर। यहाँ पे ये मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेट हो गए और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो एंट्री करने के लिए बता देता है, और यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो रिलीज हो रही हैं, ठीक है, सॉरी डीजनरेट हो जाती हैं, क्लियर है। डीजनरेट होने के बाद ये एक एग न्यूक्लियस इधर आ जाता है, ये सेंट्रल सेल है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू द सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ये देखो यहाँ से कैसे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये रिलीज हो गई, एग सेल तक पहुँच गया, ये एग सेल ही तो है, एग न्यूक्लियस तक आ गया एग सेल, ठीक है।
सिनर्जिड सेल जो है वो डीजनरेट हो जाती हैं, जो मेल गैमेट है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है एग सेल के पास। क्लियर। और उसके बाद वन इनटू द एग एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल। एक इसमें कहाँ चला जाता है, एक चला जाता है एग सेल के पास और दूसरा चला जाता है सेंट्रल सेल के पास। तो ये पढ़ेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। तो पोलन ट्यूब कैसे बनी है, कैसे ओव्यूल तक पहुँचा, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्लियर है बच्चों। ठीक है, एक आपका थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करवा क्यों रहे हैं? अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है, यानी जो हेल्दी कैरेक्टर हैं किसी प्लांट के वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमारी जो खेती है वो फसल है वो बढ़िया से उपजाऊ नहीं हो रही है, फर्टाइल नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो मैन मेड होगा, जो सिंथेटिक तरीके से होगा। हाइब्रिड का मतलब होगा कि दो गैमेट या दो कैरेक्टर को हम मिक्स कर रहे हैं, तो ये होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यानी अगर आजकल जो आज का जो एरा है जिसमें हम ज़्यादातर हाइब्रिडाइजेशन फसल्स का यूज़ करते हैं ताकि एक बढ़िया हेल्दी जो खेती है वो उपजाऊ हो सके, ठीक है, या जो अच्छी क्वालिटी के दो कैरेक्टर हैं वो मिक्स करके हम उसको यूज़ कर सके। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल हुआ है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, in such crossing experiment it is an important to make sure that the only desired pollen grain used for pollination। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं, जो डिज़ायर्ड पॉलन है, जो हेल्दी पॉलन है, वही हम उनको चूज़ करते हैं, उनको लेके आते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम उनकी एंट्री करवाते हैं स्टिग्मा पे, प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ेंगे कि कोई भी अनवांटेड, क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं, तो जो डिज़ायर्ड क्वालिटी के जो हमें चाहिए पॉलन, उन्हीं की हमको एंट्री करवानी है स्टिग्मा पे, और बाकी जो अनवांटेड है उनसे हमें उनको प्रोटेक्ट भी करना है। क्लियर है? तो दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन। देखो भाई, इमैस्कुलेशन क्या होता है? ई, ठीक है, इमैस्कुलेशन यानी क्या करना, रिमूवल ऑफ एंथर पार्ट या रिमूवल ऑफ एंथर पार्ट। अगर एंथर पार्ट ही हम रिमूव कर देंगे तो पोलन ग्रेन नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, पहले एक बार हेडिंग देख लेते हैं, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज फॉर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। जो सिर्फ हमें जो बढ़िया हेल्दी जो डिजायर्ड है वही हम पॉलन ग्रेन की एंट्री करवाएंगे स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पोलन स्टिग्मा कंपैटिबिलिटी सबसे मेन पॉइंट है कि पोलन पिस्टिल जो है आपस में कंपैटिबल होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करें कि भाई हाँ ठीक है, चलो अच्छे हो, तुम मेरे लिए अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ। तो ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, तो जब कंपैटिबिलिटी सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद ही बाकी का प्रोसेस जो है वो फर्दर होगा आगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस होगी दोनों की। उसके बाद वन कंपैटिबल पॉलन इज एक्सेप्ट बाय द पिस्टिल। उनमें से कोई एक पॉलन होगा जो उस स्टिग्मा से रिसीव करा जाएगा, ठीक है, और उनके बीच जो है इंटरेक्शन होगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होगा, जहां पे इनकम्पैटिबल पॉलन जो है वो रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे स्टिग्मा के थ्रू। दिस इंटरेक्शन वेयर ए पिस्टिल इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज दिस पॉलन रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड केमिकल रिलीज बाय द पॉलन। वो हमने पढ़ दिया था कि बोरोन होता है, इनेसिटोल होता है, ये केमिकल होता है जिसको हेल्प करते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये मेन ये हमने पढ़ लिया। हाँ, हम पढ़ेंगे मेन स्टेप इन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यानी जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करवा रहे हैं, तो ऐसी क्या क्या प्रोसेस हैं ताकि हम एक हेल्दी खेती जो है या हेल्दी प्लांट जो है वो कर सके। तो सबसे पहला प्रोसेस है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। बाकी इसमें बीच में कुछ और पार्ट है वो भी मैं कवर करूँगी। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर पार्ट। और एंथर पार्ट हमें कब रिमूव करना है? अगर वो प्लांट कैसा है, मोनोशियस है, एंथर पार्ट। ठीक है, सपोज करो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट हैं वो कैसे होते हैं, वो मोनोशियस होते हैं, यानी उसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, देखो इमैस्कुलेशन में क्या करना है। इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द
प्लांट बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, तब तक ही वो मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन को रिलीज करे उससे पहले ही हमें रिमूवल कर देना है एंथर पार्ट का। और वहाँ से वो एंथर पार्ट जो हम रिमूव करते हैं किसी फोर्सेप्स की हेल्प से, किसी चिमटी की हेल्प से या किसी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, क्लिप की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये कैसा प्लांट है, ये हमारा है बाइसेक्सुअल प्लांट। और बाइसेक्सुअल प्लांट में यूनिसेक्सुअल प्लांट, हाँ बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें मेल फीमेल दोनों साथ में हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है भाई, अगर मेल फीमेल दोनों साथ में होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वही दोबारा से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, हेल्दी प्लांट हमको नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, वो जो एंथर पार्ट है उसको हमें रिमूव कर देना है। तो रिमूव हमने कर दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इसमें हमें क्या करना है, कोई दूसरा हेल्दी प्लांट लिया है जिसके कैरेक्टर हमें चाहिए, वो पोलन जो है हम इस पे लैंड करवाते हैं, इस पे छिड़कते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन पॉलिनेशन या फिर डस्टिंग करवाते हैं। ये जो पॉलन है इनकी डस्टिंग करवाते हैं हम इसके स्टिग्मा पे। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन इज डन ड्यूरिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। इमैस्कुलेशन कंप्लीट होने के बाद जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो किस किस के बीच में, दो सेलेक्टेड पेरेंट्स हैं, दो हेल्दी पेरेंट होते हैं, एक हेल्दी फीमेल एक हेल्दी मेल, दोनों को सेलेक्ट करा। उसके बाद जो है इट हेल्प टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा। और बाइसेक्सुअल मोनोसियस, या तो बाइसेक्सुअल प्लांट होगा या मोनोसियस प्लांट होगा। तो इमैस्कुलेशन के बाद एक स्टेप आता है, मैं बता देती हूँ। सपोज करो सबसे पहले हमने इमैस्कुलेशन करा, इमैस्कुलेशन रिमूवल कर दिया एंथर पार्ट। ठीक है, ये ही हमने कट कर दिया और यहाँ पे हमने कोई दूसरा ये इसी का था। ठीक है, ये हमने कट कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये कोई दूसरा प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, इसके डेजायर्ड कैरेक्टर ले लिया हमने। ये जो ओवेरी है या फिर जो पिस्टिल है, ये एक हेल्दी पिस्टिल है। ठीक है, हेल्दी प्लांट है ये, और हमने इसका जो पॉलन है वो हेल्दी नहीं है, इससे जो ब्रीडिंग बन रही है वो अच्छी नहीं है। तो हमने क्या करा, दूसरे प्लांट का, जो कि ये भी एक हेल्दी एंथर पार्ट है, और इसका पॉलन ग्रेन को हमने इस पर डस्टिंग करवा दी। ठीक है, तो डस्टिंग करवाने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग फर्स्ट स्टेप हो गया इमैस्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, हम किसी बटर पेपर से, ये चीज़ क्लॉथ होता है, जो कपड़ा होता है, उससे हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन है वो इस पर ना आ सके। क्योंकि अगर अनवांटेड पॉलन ग्रेन आएंगे तो भी फिर वही प्रोसेस होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर जो अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने रख दिया। इसके बाद तब तक ये मैच्योर होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग कर दिया, उनको ढक दिया। ढकने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से जब ओवेरी जो पिस्टल पार्ट है, जब वो अच्छे से क्या हो जाएगी, वो मैच्योर होगी, हम उसका रीबैगिंग करेंगे। ठीक है, रीबैगिंग करने के बाद फिर जो डिजायर्ड कैरेक्टर के पॉलन ग्रेन हमें लेने हैं वो हम उसको उस पर पुट करवाएंगे, किसमें, स्टिग्मा पे, और उसके बाद दोबारा से हम उसकी बैगिंग करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता है, और एक हेल्दी जनरेशन जो है किसी प्लांट की वो हमें मिल जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्लियर है, मेंडल ने भी तो यही किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, देखो बैगिंग की इमेजेस देखो कैसे है। ठीक है, बैगिंग में कैसे प्लांट में लगाया है कि कोई अनवांटेड प्लांट ना आ सके। देख लो यहाँ पे बैगिंग क्या है, आफ्टर द इमैस्कुलेशन करने के बाद जो फ्लावर और पैनिकल है एनक्लोज करते हैं किसी पेपर बैग से या बटर पेपर से या फिर चीज़ क्लोथ से, उसको हम ढक देते हैं। और उसके बाद जो मोस्टली बैगिंग मे बी डन इन द इवनिंग। ठीक है, द बैग आर टाइड एट द बेस यूजिंग ए थ्रेड, धागे की हेल्प से उसको बांध देंगे। मेल फीमेल जो डिजायर्ड कैरेक्टर के हैं वो जो है आपस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होना उनका शुरू होगा। उसके बाद जो है बैग को हम रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद मेल प्लांट आफ्टर कलेक्शन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन, उसके बाद अदर हैंड बैग द रिटेन, उसके बाद दोबारा से हम रीबैगिंग करेंगे ताकि कोई और अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आए। ठीक है, और उसके बाद स्टेजेस होती हैं सीड डेवलपमेंट। फर्दर जो है क्या होगा, सीड और फ्रूट का बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू, कहाँ पे रिलीज करती है भाई, अभी बताया था। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, नीट में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सिनर्जिड सेल्स में वो अपने आप को रिलीज करता है मेल गैमेट को। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ इज द डायलॉग ऑफ पोलन रिजेक्शन मेंटेन इन द पिस्टिल, किसके द्वारा, केमिकल्स के थ्रू। ठीक है, केमिकल से तो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस विटामिन्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। प्रोटीन्स कुछ ऐसे सेप्रोफिटिक प्रोटीन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा पे। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ लिया है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, आउट मतलब कैसे हमें एनकरेज करना है क्रॉस पॉलिनेशन को, कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को होने से रोकते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों जरूरी है, आउट ब्रीडिंग का इसमें क्या रोल है क्रॉस पॉलिनेशन में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं स्टिग्मा पे, कौन से केमिकल रिलीज होते हैं स्टाइल में ताकि पोलन ट्यूब की एंट्री हो सके। ठीक है, और जब पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो तीन तरीके से हो सकते हैं, चेलोजोगैमी, प्रोगैमी और मीजोगैमी, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी अगर हम एक हेल्दी फसल चाहिए या आज के जो इरा है अगर हमको बहुत अच्छी दो कैरेक्टर डिजायर्ड कैरेक्टर हमें मिक्स करके एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करना है ताकि खेती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंटर स्पेसिफिक हो सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है। क्लियर है बच्चों। और उसके बाद बस आज और यही हमने सारा कवर करा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इस सेशन को, आज के सेशन को एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और एंजॉय करिए लाइफ को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।